बमवर्षक तैनात किए जाते हैं, तो लोगों को ये लग रहा था कि शायद यहाँ से उड़ेंगे और यहाँ से अटैक संपादित होगा, एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद कहते हैं कि हम 2 हफ्तों का आपको वक्त देते हैं, संभल जाइए, निगोशिएशन टेबल पे आ जाइए। तो एक थोड़ा सा लल आ गया लोगों के दिमाग में कि शायद जो कुछ होगा 2 हफ्तों के बाद होगा। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या फिर वॉर क्राइम का हिस्सा है? नहीं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और डिसेप्शन करने का युद्ध में आपको जितना अधिकार है उतना मुझे भी अधिकार है। अभी ईरान की प्रॉब्लम क्या है, जब वो जहाज अमेरिका से उड़े उस वक्त ईरान के पास ऐसी कोई काबिलियत नहीं कि उनको मॉनिटर कर सके, अनलेस ईरान के मित्र रूस और चीन उनकी मदद करते। दोनों ने मदद नहीं की। ऐसा नहीं कि वहां से जब उड़े तो दुनिया में किसी को पता नहीं चला, ये पता किया जा सकता था, लेकिन किसी ने ईरान की मदद नहीं की और ईरान को उन्होंने वार्न नहीं किया, इसलिए वो एग्जीक्यूट हो गया और ईरान के लिए एक सरप्राइज था ये। हाँ, एक शॉक था। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की तुलना भारत के ऑपरेशन सिंदूर से क्यों हो रही है। इसको ऐसे समझिए कि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरान को धोखा या यूं कहे गुमराह करने के लिए खास रणनीति बनाई गई। प्रशांत महासागर में कुछ बॉम्बर तैनात किए गए थे, लेकिन हमला कहां से हो गया? व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से किया गया। देखिए, ये कुछ ऐसा है कि कार का जो राइट इंडिकेटर है वो ऑन करते हैं और आप गाड़ी लेफ्ट की तरफ मोड़ देते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपकी चलती हुई जो आगे गाड़ी है उसने इंडिकेटर राइट का दिया और लेफ्ट टर्न ले लिया, ताकि आप ये कंफ्यूज हो जाएं और इसी में होता है एक्सीडेंट। और इसीलिए इस तरह के धमाके हमने ईरान में देखे। भारत ने डमी एयरक्राफ्ट उड़ाकर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ऐसे ही फेल किया था ऑपरेशन सिंदूर में। जहां चाहा वहां पाकिस्तान को एकदम टारगेट किया। वहीं ऑपरेशन भी बेहद गुप्त था और इसकी जानकारी सिर्फ चुनिंदा लोगों को थी। ये भी एक दोनों के बीच मैच है। अमेरिका इजराइल ने पहले पुख्ता जानकारी जुटाई और फिर जानकारी की पुष्टि होने के बाद टारगेट को लॉक कर दिया। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरह ट्रंप भी वॉर रूम में पहुंचे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी खुद सब पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। और एक एक करके हम आपको बता रहे हैं क्या हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी की तरह ट्रंप भी वॉर रूम में पहुंचे। ट्रंप ने ईरान पर हमले को वॉर रूम से मॉनिटर किया था और फिर B-2 बम वर्षक से GBU-57 बंकर बस्टर बमों की बौछार कर दी। और इसलिए कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से काफी मिलता हुआ इंस्पायर होकर के आप इससे कह सकते हैं कि ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो सर, जो ये स्ट्रैटेजी है जिसको ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी, जिन रणनीति के तहत हिंदुस्तान आगे बढ़ा था, कुछ उसी तरीके का एक्शन अमेरिका की तरफ से नजर आया है। देखिए श्वेता, आने वाले दिनों में लोग ऑपरेशन सिंदूर की 2 बातों के लिए जरूर तारीफ करेंगे और उसे फॉलो करेंगे। पहली बात है सरप्राइज और दूसरी बात है स्पीड। जिस स्पीड के साथ हमने एक्यूरेसी के साथ मारा, वो सारी दुनिया जानना चाहती है, उसको कॉपी करना चाहती है। आप सही कहती हैं कि अमेरिका ने इसी तर्ज पे इसको किया। ईरान जब इजराइल के अटैक्स पे उलझा हुआ था, डिप्लोमेटिक बातचीत हो रही थी। पाकिस्तान पर दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। एक तरफ इजराइल है जिसके साथ कई देश एकजुट हो रहे हैं। तो कौन कौन से देश खड़े हैं, किसके किसके साथ, वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले इजराइल की तरफ देखिए। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है और साथ ही है कनाडा। ये वो देश हैं जो कि खड़े हुए हैं इजराइल के साथ। अब ईरान के साथ कौन कौन से देश हैं, तो ये देखिए, इनके नाम है रूस, तुर्की, चीन, लेबनान, यमन, सीरिया और नॉर्थ कोरिया। तो ये देशों की फहरिस्त है जो दोनों ही मुल्कों के साथ खड़े। और अगर ये साथ आ जाते हैं खुलकर वॉर जोन में, तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। तरीके से बताएंगे जो पूरा सिनेरियो बन रहा है। डर इस बात का फिर है एनके सर कि क्या होगा जिस तरह से अब खुलकर वॉर हो चुकी है। खामेनेई के वो पोस्टर अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाए जिसमें वो सीधे सीधे कहते हैं कि IDF को बर्बाद कर देंगे, इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे और वॉर ऐसे ही जारी रहेगी। अब जिन देशों की फहरिस्त हमने अभी दिखाई, ये देश भी अगर खुलकर सामने आ जाते हैं तो क्या तीसरा विश्व युद्ध जो है वो मुहाने पर हम उसके खड़े हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये कह देना कि हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी नौबत आएगी। क्योंकि अगर आप विश्व युद्ध 1 या विश्व युद्ध 2 को देखेंगे तो जो उस समय के हालात थे, देखिए वो युद्ध किसके बीच में था, वो उस यूरोप के बीच में था जहां जिनका पूरा कॉलोनियल रूल था और वो दूसरे जो देश थे वो उनके साथ मजबूरी में थे। आज की डेट में आप देखेंगे कि जिस तरह से जो अगर OIC कंट्रीज को देखेंगे तो वो भी ईरान के साथ नहीं है। देखिए, कह देना, एक स्टेटमेंट जारी कर देना और एक हकीकत में होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जिस तरह से अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है परोक्ष दोनों रूप से, और जिस तरह से स्ट्राइक भी कर दी है, मुझे नहीं लगता कि कभी चीन आकर
वो ईरान के बिहाव पर ऐसा कुछ कर सकता है या रूस इस तरह का कर सकता है। मदद जरूर हो सकती है, जरूर होता है, क्योंकि दो ध्रुव हैं। जाहिर है कि रूस और अमेरिका थे और चीन तीसरी उभरती पावर है, ऑफ कोर्स चौथा भारत भी है। हमने रूस और यूक्रेन के युद्ध में देखा कि आप भले हथियारों से मत। देखिए, ईरान का जो अभी हालत है वो बहुत ही पिक्यूलियर है। ईरान के अंदर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इजराइल के साथ हेट्रेड और अमेरिका के साथ हेट्रेड, ये दो चीजें ईरान को पूरे बाकी मुस्लिम देशों से अलग करती हैं। और ईरान ने अभी जो पीछे में आप देखें, जो उन्होंने मिलिशिया को समर्थन दिया, जिसको उन्होंने कहा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें उन्होंने यमन का समर्थन किया, लेबनान का समर्थन किया, सीरिया का समर्थन किया, हमास का समर्थन किया और बाकी छोटे छोटे उनको समर्थन किया। और ये जब खुल करके सामने आए इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर को, और उसी के साथ उन्होंने अमेरिकन बेसिस पे अटैक किया इराक और सीरिया में, तो उसके बाद ईरान बैड बुक्स में चला गया हमेशा के लिए, जिसका खामियाजा ईरान आज भुगत रहा है। ये सब करने की आवश्यकता ईरान को नहीं थी, जिसकी वजह से कि उन्हें पता था। आज कल इस्तांबुल में हुई है ओआईसी की मीटिंग, और ओआईसी के मीटिंग में लोगों ने बुराई तो की है, यूएनएससी में भी, जी हाँ, लेकिन इसके आगे कोई खड़ा होगा ईरान के साथ ऐसा लगता नहीं है। हाँ, रूस ने कहा है कि ईरान को दूसरे देश भी न्यूक्लियर वेपन के पास आते हैं। दरअसल इस रूट से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, यानी 20% जो तेलों की सप्लाई होती है इसी रूट से होता है। ईरान ने कई बार रूट को बंद करने की धमकी दी है, लेकिन इस बार ईरान की संसद से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान में भारी बौखलाहट है। हालांकि हॉर्मुज रूट को बंद करने का आखिरी फैसला अभी बाकी है, अभी लिया नहीं गया है, लेकिन प्रस्ताव पास हो गया है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसको लेकर फैसला लेगी। और अब आपको इसकी थोड़ी सी इनसाइड डिटेल में मैं बताती हूँ। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओमान ईरान के बीच एक जल मार्ग है, समुद्री रास्ता है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कनेक्ट करता है और फिर उससे आगे अरब सागर को जोड़ता है। अब ये जो जल मार्ग है वो सबसे जो सक्रिय जगह पर 33 किलोमीटर चौड़ा है। जहाजों के लिए गुजरने वाली शिपिंग लेन 3 किलोमीटर चौड़ी है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस रूट से भारत के आयात का 40% तेल आता है। भारत में प्रतिदिन करीब 55 लाख बैरल तेल का आयात किया जाता है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि भारत इसी रूट पर सिर्फ निर्भर नहीं है, भारत की भी तो हालात पर नजर है। भारत को भी पता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमको क्या होगा, तो इसलिए भारत पहले से तैयार है। अब रूस भी इसी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। इनके सर इसको मैं जरा समझना चाहूंगी, अगर ये रूट बंद किया जाता है क्या असर बाकी मुल्कों पर होगा और हमारे देश में? ऑयल के साथ साथ वो भी इसी रूट से आता है, तो क्या होता है कि अगर ये रूट बाधित होता है तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है और उसका इंस्टेंट और इमीडिएट इफेक्ट जो होता है वो ऑयल प्राइस के ऊपर होता है। तो हमने पास में भी देखा है कि जब जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, लाइक ईरान इराक वार हुआ था या कोई भी ऐसी घटना होती है, तो तुरंत जो ऑयल के जो रेट हैं वो बहुत शूट कर जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जहां तक भारत की बात है, अगर आप भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो देखिए, भारत समय जो बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उन पे नजर है और भारत ने अपने ऑयल को, इंपोर्ट को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड किया है। हम अगर रूस से ले रहे हैं, आज की डेट में सिर्फ हम गल्फ देशों पर ही निर्भर नहीं है, हम रूस से भी तेल लेते हैं, हम अमेरिका से भी तेल लेते हैं और भी अन्य देशों के साथ। तो हमारा डाइवर्जन है, हमारे पास रिजर्व काफी है, इमीडिएटली भारत को कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जहां तक वैश्विक है, जाहिर है इमीडिएट इफेक्ट आएगा, बट उसके आगे एक्शन भी ली जाएगी। और हम समझते हैं कि अगर कल हम यही डिस्कशन में था कि अगला एक्शन ये हुआ, क्योंकि जो ईरान की कैपेबिलिटी है जो बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान इजराइल पर अटैक करने की, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इतना स्टॉक नहीं है और अब वो फर्दर बनाने की सिचुएशन में भी नहीं है। तो जाहिर है अब वो इसी एरिया पर हो सकती है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत बड़ा हिस्सा विश्व का हम पर इस बाबत निर्भर है और अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका असर होगा और एक दबाव पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर। कर्नल राठौर, आप क्या सोचते हैं? श्वेता, यहाँ पे आप दो चीजें समझने वाली हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर दो रीजन्स के ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा, एशिया और यूरोप। इन दोनों का तेल यहीं से जाता है, नंबर 1। आपको याद होगा जब रेड सी की क्राइसिस हो रही थी और यमन के हूती विद्रोही बाबले मंदब में शिपिंग को निशाना बना रहे थे, तो जो यूरोप का तेल था वो अफ्रीका के थ्रू जा रहा था और कितनी बड़ी क्राइसिस आ गई थी। और यहाँ पर दुनिया का 20% तेल जाता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को डिस्ट्रेस होगी, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज को डिस्ट्रेस होगी। तो क्यों आप समझती हैं कि 5th फ्लीट वहाँ अमेरिका का क्यों खड़ा किया गया है?
इसीलिए खड़ा है क्योंकि ईरान की जो छोटी मोटी नेवी है वो पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में बाधा न पैदा करे, इसलिए वहां पर खड़ा है। अब एक और चाल